नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी पर उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्माणाधीन देहरादून सहारनपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण किया और इस मौके पर सीएम ने एक्सप्रेसवे के निर्माण में इस्तेमाल हो रही आधुनिक तकनीकों और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय करते हुए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया गया है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी आवाजाही को मुक्त और पूर्ण तरीके से सुरक्षित बनाएगा। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए सीएम ने कहा कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण में है। जैसे ही यह पूरा होगा, यह बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। सीएम ने बताया कि इस एक्सप्रेसवे से देहरादून से दिल्ली का सफर केवल 2.5 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि देहरादून से दिल्ली का एलिवेटेड रोड का काम अंतिम चरण पर है और इसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। कुछ स्थानों पर अंतिम चरण में काम है और जैसे ही ये पूरा होगा तो ये बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। देहरादून से दिल्ली का जो सफ़र है वो मात्र 2.5 घंटे, अधिकतम 3 घंटे में जो है पूरा किया जा सकेगा और लोगों का आना जाना बड़ा सघन होगा, सरल होगा। ये एलिवेटेड रोड, इसमें बिजली के काम, अन्य काम अभी चल रहे हैं और मैंने भी आज इसका निरीक्षण किया है। सभी को जो सड़क बनाने वाले इंजीनियर हैं उन सभी को कहा है कि तत्काल जो ज़रूरी काम होने हैं उनको पूरा कराकर सड़क चालू करने की दिशा में काम बढ़ाया जाए। सर, चार धाम यात्रा के लिए भी ये सुविधाजनक हो जाएगा जिस तरीके से सर? निश्चित रूप से 4 धाम है यहाँ, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, आसपास हमारे धनौल्टी, मसूरी आने वाले जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, सभी के लिए अच्छा होगा और हमारे उत्तराखंड वासियों के लिए, देहरादून वासियों के लिए, हरिद्वार वासियों के लिए, आसपास के लोगों के लिए भी ये सफ़र बहुत विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हैं। अरुण, कब तक ये सौगात मिलने वाली है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की और कितना काम इस पर अब बाकी रह गया है? जी रवि, देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का काम लंबे समय से चल रहा है और अब जो है काम जो है वो अपने अंतिम चरण में है और माना जा रहा है कि 2025 के शुरुआत में जो है फरवरी तक ये हाईवे पूर्ण रूप से जो है वो खुल सकता है और जिस तरीके से आधा हाईवे भी चलना शुरू भी हो चुका है, कुछ लोग अभी जो है चल भी रहे हैं, लेकिन ऐसे में पूर्ण रूप से हाईवे जो है 2025 में तो बनकर तैयार हो चुका है। करीब जो है 90% तक काम इस हाईवे का लगभग हो चुका है और करीब 10% का काम अभी वो बचा हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज हाईवे का निरीक्षण भी किया गया, किस तरीके से है, कितना कार्य अभी बचा हुआ है, कितना कार्य पूरा हो चुका है और किस तरीके से जो कार्य हो रहा है, इसका निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और साफ तौर पर जिस तरीके से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार की तरफ से जो है जो सौगात 2 प्रदेशों को दी गई है, यानी कि देहरादून और दिल्ली को ये हाईवे सीधे रूप में जोड़ेगा और जो 4 घंटे या 5 घंटे जाने में लगते थे वो 2.5-3 घंटे में जो यात्री है वो सीधे देहरादून से दिल्ली या दिल्ली से देहरादून जो है वो आ सकेगा। साफ तौर पर इससे काफी फायदा जो है वो शहर वासियों को भी होगा, चाहे देहरादून वासी हो या हरिद्वार वासी हो, ऋषिकेश वासी हो या अन्य लोग हो, उन्हें भी जो है इससे कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। जो अगर पर्यटन की दृष्टि से देखते तो उत्तराखंड को भी काफी फायदा जो है इससे पहुंचेगा, क्योंकि पर्यटन तरीके से पर्यटक लगातार बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो ऐसे में पर्यटक भी आसानी से जो है वो देहरादून पहुंच सकेंगे, मसूरी जा सकेंगे, इस तरीके से उत्तराखंड जो पहुंच सकेंगे। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो साफ तौर पर क्योंकि ट्रैफिक देहरादून में सबसे बड़ी समस्या है, तो ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए भी सरकार को कुछ न कुछ आगे इसको लेकर कदम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरीके से जो है हाईवे खुल रहा है जरूर इसका फायदा तो जरूर होगा, लेकिन इसी के साथ साथ ही ट्रैफिक पर जो है काफी असर भी पड़ेगा। तो उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की जाती है, ये तमाम चीजें आगे दिखने वाली होंगी। लेकिन फिलहाल जो है ये हाईवे का काम चल रहा है और जल्द ही जो है ये कहा जा रहा है कि हाईवे पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, पूर्ण रूप से हाईवे जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। अरुण, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब ये एलिवेटेड रोड बनकर तैयार हो जाएगी और आपने कहा कि 2025 की शुरुआत में ये सौगात, जो कि वाकई में बहुत शानदार भी है सफ़र के लिहाज से, लेकिन देहरादून शहर के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से दबाव बढ़ा है ट्रैफिक का, इसके लिए सरकार को बहुत महत्वपूर्ण है कि शहर के चारों ओर जो रिंग रोड है उसको भी डेवलप किया जा सके और ताकि जो सुविधा है, जो लोग यहाँ पर पहुँचे, उन लोगों को किसी तरीके की शहर के अंदर दिक्कतें ना हो। बहुत शुक्रिया अरुण आपका जानकारी के लिए।
उत्तरकाशी में हुई महापंचायत को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष और उत्तरकाशी के प्रभारी मंत्री सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि राज्य में बीजेपी सरकार अपनी नाकामयाबियों और विफलताओं को छुपाने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इशारे पर महापंचायत हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी की शांतवादियों को जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव में झोंका जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद जिला प्रशासन की नाक के नीचे वहां रामलीला मैदान में महापंचायत की गई। पूरे उत्तराखंड के अंदर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है जो राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम कर रही है। आप पुरोला देख लीजिए, आप उत्तरकाशी देख लीजिए, आप चमोली जनपद देख लीजिए, आप तमाम राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो घटनाएं घट रही हैं, जिसमें कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इस पूरे प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की साजिश कर रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय राज्य की सरकार उनको संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आश्चर्यजनक तरीके से जो उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करते हुए उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में महापंचायत में पहुंच गए। राज्य की सरकार हलफनामा दे रही है कि हम महापंचायत नहीं होने देंगे, महापंचायत नहीं होगी, और वहां महापंचायत हो रही है। और महापंचायत के साथ साथ राज्य के जो सत्ताधारी दल के नेता हैं, विधायक हैं, उस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, जिससे साबित होता है कि इन तत्वों को भारतीय जनता पार्टी का सत्ताधारी दल का और पूरी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। उत्तरकाशी में हुई हिंदू संगठन की महापंचायत को लेकर कांग्रेस सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस के तंज पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनमीर चौहान ने कहा, जिस तरह बीते कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों की तरफ से किए जा रहे हैं, उसी को लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद का समर्थन कर रही है, वो कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। जो उत्तराखंड राज्य के हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं सामने आई, लड़कियों को बहला फुसला करके विशेष धर्म के लोगों ने जिस तरह से वहां से भगाने का प्रयास किया, भोजन को पर थूक करके जिस तरह से कई घटनाएं सामने आई, इसके साथ ही कई अन्य घटनाएं पूरे राज्य भर में पहाड़ी क्षेत्रों में सुनने को आई, दिखाई दी। वो एक स्वाभाविक जनाक्रोश लोगों के अंदर है, उसके तहत हुई। लेकिन कांग्रेस की पीड़ा उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, और जिस प्रकार से वो हमेशा कभी थूक जिहाद का, लैंड जिहाद का, लव जिहाद का इनका समर्थन करते रहे हैं, और वो हमेशा अपनी तुष्टीकरण राजनीति इसे प्रदर्शित करते रहे हैं। उत्तराखंड विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की धामी सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं सीएम धामी ने विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने की घोषणा की है, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि सबसे यहां पर सीएम धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, तभी से सीएम महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं। फिर चाहे सरकारी नौकरी में आरक्षण हो या सहकारिता विभाग की बात हो, सीएम धामी लगातार महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। और खेल महाकुंभ में ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों को 50 लाख की धनराशि स्वीकृत की है, जो दिखाता है कि धामी सरकार महिलाओं को खेल के प्रति भी प्रोत्साहित कर रही है। देखिए, जब से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड की कमान अपने हाथ में ली है, जब से शपथ ली है उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में, वो लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत हैं। जिस प्रकार 30% सरकारी नौकरी में आरक्षण उन्होंने नवाजा है महिलाओं को, सहकारिता विभाग में जिस प्रकार आरक्षण नवाजा है, और यूसीसी जो आने वाला है अभी हमारा, उसमें जिस प्रकार से महिलाओं के हित का उन्होंने प्रावधान डलवाया है, डाला है, वो कहा जा सकता है कि महिलाओं के सम्मान में पुष्कर सिंह धामी जी मैदान में। और अब अगर खेल महाकुंभ की हम बात करते हैं, तो खेल महाकुंभ में उन्होंने जिस प्रकार से ओलंपियाड विजेता
को 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत करी है। इससे ये कहा जा सकता है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति, लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल के प्रति लगातार हमारे पुष्कर सिंह धामी जी निरंतर कार्यरत। उत्तरकाशी के 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्षों को जिला पंचायत के प्रशासक नियुक्त करने पर क्षेत्र पंचायत प्रमुखों और जिला पंचायत सदस्यों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत कर लोगों में मिठाई बांटी। निवर्तमान अध्यक्ष दीपक बिजलवाण ने जिला पंचायत उत्तरकाशी का प्रशासक पद ग्रहण कर कार्यभार संभाला। इस दौरान उप जिलाधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी मुकेश चंद रमोला ने अध्यक्ष को प्रशासक का पद ग्रहण करवाया। एज ए प्रशासक जो नवीन जिम्मेदारी हमारी उत्तराखंड सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इनको दी है, मैं प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और विशेषकर जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी भाई दीपक बिजलवाण को जो प्रशासक की जिम्मेदारी मिली उसकी भी इनको बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी जो सरकार ने कदम उठाए बहुत सराहनीय कदम है। और यहाँ पर अगर कोई कर्मचारी प्रशासक के तौर पर बैठता तो जो हमारा आम पब्लिक का काम है वो थोड़ा दूषित हो जाता है। उसमें क्या होता है कि पब्लिक थोड़ा उस भाव से नहीं आ पाती जो एक चुने हुए प्रतिनिधि के पास आता है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और उत्तरकाशी के आम जनमानस को कि आप आगे का जो कार्यकाल अध्यक्ष जी का रहेगा प्रशासक के तौर पर, इससे तमाम आम जनता को जो है सहूलियत मिलेगी। जिला पंचायत अध्यक्ष अपने भाई बिजलवाण जी को और धन्यवाद करना चाहूँगी अपने उत्तराखंड सरकार का, जिन्होंने जो आज हमारे जिला पंचायत अध्यक्षों को जो प्रशासक रूप में जो आपने जिम्मेदारी सौंपी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे भाई बिजलवाण जी जो जनता के लिए जो काम करेंगे बहुत अच्छा सराहनीय काम करेंगे। पौड़ी के श्रीनगर में गढ़वाल मंडल के एसएसबी गुरिल्ला संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में संगठन के प्रदेश संयोजक सुमित चौधरी और प्रदेश मीडिया प्रभारी अनिल प्रसाद भट्ट समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि गुरिल्ला संगठन पिछले 18 सालों से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने बताया कि मणिपुर में 2004 में वहां की सरकार ने गुरिल्लाओं को नौकरी और पेंशन का लाभ दिया, लेकिन उत्तराखंड सरकार वार्ता करने के बाद भी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। अब सभी ने फैसला लेते हुए 18 दिसंबर को सीएम आवास का घेराव करने की बात कही है। अगर सरकार हमारी काम नहीं करती है तो हम आत्मदाह के लिए बाध्य होंगे। और क्या 3 सूत्री मांग है मणिपुर तर्ज पे जो उन्होंने वहां दी, वो हमको दी जाए सुविधा। और हमको बार बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन हमारी मांगे पूरी की नहीं जाती। आंदोलनरत है लेकिन सरकार हमको बार बार गुमराह कर रही है, बार बार आश्वासन देती है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री जी से हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी जो 18 सालों से हम हड़तालें कर रहे हैं और इस पे जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हम बहुत आक्रोश में हैं और हम आत्मदाह के लिए तैयार हैं। मणिपुर सरकार की तरफ पे हमें भी लाभ दिया जाए। सरकारें आज हमको लगातार लड़ते लड़ते 18 साल हो गए। पता नहीं क्या वजह है कि सरकार या तो सरकार साफ रूप से मना कर दे कि हम तुमको कुछ दे ही नहीं सकते हैं, और एक तरफ जहां सरकारों ने वहां मणिपुर में जो ये पैकेज दिया है तो हम उसी की तर्ज पे अन्य प्रदेशों के गुरिल्ला हमारे अपनी मांग रख रहे हैं कि हमें भी उसी तरह से पैकेज दिया जाए। जो 55 साल तक के जो हमारे गुरिल्ला भाई हैं उनको नौकरी दी जाए और जो उससे ऊपर की एज के हो चुके हैं उन्हें ससम्मान पेंशन दी जाए, और जो मृतक आश्रित जो गुरिल्ला हैं उन्हें भी कुछ न कुछ सरकार की तरफ से दिया जाए। अग्निवीर तो अब ही पहले के अग्निवीर हम थे, जो कि चीन ने भारत के पास कुछ नहीं था, जवाहरलाल नेहरू जी थे और यहाँ मतलब फौजी जितने थे हथियार थे सारे देश को कुर्बान मार दिया था चीन ने। तो तब ये योजना चलाई गई भारत सरकार जो जवाहरलाल, तब उन्होंने हथियार नहीं थे उस टाइम, ये थिन्नोट थिर राइफल होती थी, उससे क्या होता था, तब बनी है। और तो मैं ये चाहता हूँ सरकार से कि पहले हम लोगों को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि हम अग्निवीर अब हो रहे पैदा, हम पहले के वीर और अग्निवीर हम हैं, जो कि जोश आता है, जुनून आता है, हम पे जोश खरोश दे रखा है कि जय हिंद जय भारत, और हमने तिरंगे के नीचे कसम खा रखे हैं जहाँ हिमाचल में वहाँ पे बड़े बड़े
टिहरी के जिलाधिकारी ने नागेश्वर सौर क्षेत्र में नाबार्ड की तरफ से आरगार्ड गधेरे पर कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद डीएम ने कहा कि इस क्षेत्र में खेती और बागवानी की ज्यादा संभावना है, जिसके लिए इस गधेरे में स्रोत और बारिश के पानी को संरक्षण करने का कार्य किया जा रहा है। डीएम ने बताया कि इस काम से लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सकेगा, साथ ही बढ़ते पलायन पर भी रोक लग सकेगी। नाबार्ड के माध्यम से और सारा जो हमारा जल संरक्षण अभियान है उसके माध्यम से चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। उसी को आज निरीक्षण करने गया था। उसी में हमने देखा कि क्या कहाँ पे हम जल स्रोत को टैप कर सकते हैं ताकि जो बारिश का पानी है उसको हम रोक सकें। और इसके साथ ही वहाँ पे अच्छी खासी कृषि होती है और कृषि और उद्यान के कई वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हम प्रस्तावित कर रहे हैं जिससे उस घाटी पर आय बढ़ सके और पलायन। चमोली के दूरस्थ विकासखंड पोखरी में जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है 8 महीने बीत जाने के बाद एक बार फिर से इलाके के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप है। मौजूदा वक्त में प्रदर्शनकारियों में इस बार भी भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। विकासखंड पोखरी में फिर धरना प्रदर्शन। नौली धोतीधार मोटर मार्ग की मांग तेज। प्रशासन पर वादा खिलाफी का है आरोप। तस्वीरें उस प्रदेश की हैं जहां बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। तस्वीरें उस इलाके की हैं जहां के जिला प्रशासन ने ग्रामीणों का आश्वासन दिया था कि जल्द ही सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात है 8 महीने बीत जाने के बाद भी एक बार फिर से इलाके के लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप है और मौजूदा वक्त में प्रदर्शनकारियों में इस बार भारी आक्रोश भी। 34 दिनों का जो ये आंदोलन हुआ था नौली धोतीधार मोटर मार्ग, जब इसका जिस दिन ये शासनादेश हुआ था तो तब हमें उम्मीद थी कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होगी, लेकिन आज 7-8 महीने बीत जाने के बाद भी इस पर विभाग की जो लापरवाही है साफ दिख रही है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द ये विभाग अगर कोई नतीजा नहीं लेता है तो हमें दोबारा बाध्य होना पड़ेगा और सारे लोग जो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, इस पर फिर से हमें ये उसके लिए आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा हमें। इससे पहले 34 दिनों तक चला था आंदोलन। प्रशासन से ग्रामीणों को मिला था आश्वासन। 9 महीने बीत गए लेकिन नहीं बनी है सड़क। उत्तराखंड के चमोली विकासखंड पोखरी के लोग महीनों से नौली धोतीधार मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को भी तैयार नहीं। पिछली बार इलाके के लोगों ने 34 दिनों तक आंदोलन किया, जिसके बाद शासन और प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही नौली धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन आरोप है 9 महीने बीत जाने के बाद अब कोई सुनने को तैयार ही नहीं। अब गांव के लोग फिर से आंदोलन का मन बना रहे हैं। 10 फरवरी 2024 को नौली धोतीधार मोटर मार्ग के लिए पोखरी के समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक आवाज़ उठाई थी, एक आंदोलन किया था और 34 दिनों के धरना देने के पश्चात इसका जो शासनादेश हुआ, शासनादेश होने के पश्चात मात्र अभी तक एक बार इस रोड की सर्वे हुई है और 7-8 महीने बीतने के बाद भी अभी इस पर कोई भी कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की गई है। बहुत दुख की बात है, क्योंकि मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों से कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए क्षेत्र हित में सभी रोडों का बनना बहुत ज़रूरी है। हम किसी रोड के उसमें नहीं है कि कोई भी रोड ना बननी सभी रोड जाए, लेकिन अगर प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए तो नौली धोतीधार मोटर मार्ग सबसे यहाँ जो पोखरी का विकास है, पोखरी जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ के जो 40-50 गांव हैं, इनके लिए चाहे रोजगार हो, पर्यटन हो, तीर्थाटन हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी यह सड़क बननी चाहिए, क्षेत्र हित में बननी चाहिए, रोजगार के लिहाज से यह रोड बननी चाहिए। इसको देखते हुए मेरा सभी विभागीय जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोगों से ये कहना है कि आप प्राथमिकता में इसको रखिए और इसका जल्दी से जल्दी जो भी इस पर आगे की कार्रवाई होती है इसको करिए, अन्यथा मजबूरन हम सभी को एक बार पुनः इस आंदोलन के लिए दोबारा यहाँ इस क्षेत्र में फिर एक बार आंदोलन करना पड़ेगा। शासनादेश जारी है तो फिर कहां है दिक्कत? 16 मार्च को ही जारी हो गया था शासनादेश। विभाग की लापरवाही से सरकार की बदनामी। बीते फरवरी माह में क्षेत्रीय जनता ने नौली धोतीधार मोटर मार्ग को लेकर संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसको लेकर 34 दिनों तक सभी क्षेत्रीय जनता ने सड़क की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था।
जिस पर बीते मार्च माह में सरकार ने आंदोलन पर संज्ञान लिया और 16 मार्च को सड़क के निर्माण के लिए शासनादेश जारी किया। लेकिन आज 9 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। ठेकेदार की सर्वे तो हो गई है, लेकिन उस पर जियोलॉजिस्ट का विजिट होना है। अभी मेरी बात हुई, नेक्स्ट वीक का वो टेंटेटिव प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक तक मैं अपना प्रोग्राम बनाता हूँ। बाकी देखते हैं, जैसा भी होगा सूचित कर देंगे आप। जिनकी है जिम्मेदारी वो दे रहे हैं दलीलें। कब तक दलीलें सुनते रहेंगे पहाड़ के लोग? जल्द सड़क निर्माण शुरू करने की है मांग। मौजूदा वक्त में समस्त क्षेत्रीय जनता का आक्रोश एक बार फिर देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सड़क का निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी प्रारंभ नहीं होता तो समस्त क्षेत्रीय जनता एक बार फिर से बड़े आंदोलन का रुख अपनाएगी। वहीं इस मामले पर लोक निर्माण विभाग पोखरी का कहना है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण का कार्य को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी क्षेत्रीय जनता कुछ टाइम पहले पोखरी के मुख्यालय डाक बंगले में 34-35 दिन धरने पे बैठी। उनकी मांग थी नौली धोतीधार सड़क, जो कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड लाइव में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।